अब हम देखेंगे प्रमुख भूगोलवेत्ता, यूनानी और ग्रीक भूगोलवेत्ताओं का योगदान। यूनानी भूगोलवेत्ताओं का विशेष योगदान भौतिक भूगोल, गणितीय भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, नक्षत्र विज्ञान, क्रमबद्ध भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल में विशेष योगदान रहा। इनका समय काल रहा 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। 600 ईस्वा पूर्व और 300 ईस्वी तक का समय काल, और इसी को भूगोलवेत्ताओं का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, यूनानी भूगोलवेत्ताओं का स्वर्ण काल। पहला भूगोलवेत्ता आता है होमर। होमर ने इलियड और ओडिसी 2 महाकाव्य लिखे। इसी में उन्होंने ट्रोजन युद्ध का वर्णन भी किया। 2 युद्ध हुए थे 1200 ईसा पूर्व में और 1160 ईसा पूर्व में। होमर ने 4 दिशाओं को पवन के नामकरण के आधार पर, जैसे उत्तर में बोरस, दक्षिण में नॉर्स, बोरस नॉर्स, पूर्व में ईयूरस, पश्चिम में जेफेरस, पूर्व में ईयूरस, ईस्ट से ईयूरस, जेफेरस पवन पश्चिम में। पश्चिम वाली पवन डरावनी व तीव्र थी और ईयूरस पवन शांत थी। होमर ने पृथ्वी को चारों तरफ सागर सरिताओं से घिरी हुई माना और बड़े बड़े खंभों पर टिका हुआ माना। उसके बाद आता है थेल्स। थेल्स गणितीय भूगोल पर विशेष कार्य किया इन्होंने। इनका समय था 650 ईसा पूर्व के समय, और इन्होंने पृथ्वी को नापने का प्रयास किया। कैसे नापने का प्रयास किया? ज्यामितीय विधि से, जैसे त्रिभुजों द्वारा। थेल्स व एनेक्सिमेंडर को गणितीय भूगोल का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने पृथ्वी को पानी में तैरती हुई तस्तरी के समान माना। उसके बाद आते हैं अपने अनेक्सिमेंडर। थेल्स और अनेक्सिमेंडर दोनों गणितीय भूगोल के पिता कहे जाते हैं। अनेक्सिमेंडर थेल्स के ही शिष्य थे। गणितीय भूगोल पर उन्होंने भी विशेष कार्य किया। विश्व में पहला मापक आधारित मानचित्र बनाया इन्होंने। मापक के आधार पर मानचित्र बनाया और नोमोन यंत्र का प्रयोग किया। नोमोन, GNOMON, नोमोन, ये बेबीलोनिया का यंत्र था। ये सूर्य घड़ी की तरह कार्य करता था। इसके डायल की छाया जब सबसे छोटी बनती थी तो उसके आधार पर ही मध्य रेखा का निर्धारण होता था, और जिससे दिशाओं को भी निर्धारण किया जाता था। पृथ्वी से चंद्रमा की बीच की दूरी से पृथ्वी से सूर्य की दूरी 27 गुना अधिक बताई गई। मतलब पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की जितनी दूरी है उससे 27 गुना अधिक है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। ये अनेक्सिमेंडर। उसके बाद आता है अपने हिकेटियस। हिकेटियस ने भूगोल का पहला ग्रंथ जस पीरियडस लिखा, जो प्रादेशिक भूगोल का ग्रंथ था। इसीलिए प्रादेशिक भूगोल के जनक हिकेटियस को मानते हैं, भूगोल के जनक भी हिकेटियस को ही मानते हैं। दूसरी पुस्तक थी इनकी पेरिप्लस। पहली जस पीरियडस, दूसरी पेरिप्लस। थेल्स, अनेक्सिमेंडर और हिकेटियस ये तीनों आयोनीन स्कूल के सदस्य रहे, जिनके अनुसार पृथ्वी एक तस्तरी के समान है और जो चारों तरफ जल से घिरी हुई है। उसके बाद आता है अपने हेरोडोटस। हेरोडोटस ने पुस्तक लिखी हिस्टोरिका। हेरोडोटस वैसे इतिहासवेत्ता थे, इन्होंने पुस्तक लिखी हिस्टोरिका। हेरोडोटस पहले विद्वान थे जिन्होंने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना। कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना और ज्ञात विश्व को इन्होंने 3 महाद्वीपों में बांटा है, यूरोप, एशिया और लीबिया यानी अफ्रीका। पहली बार डेल्टा अक्षर का प्रयोग किया इन्होंने नील नदी के ऊपर डेल्टा अक्षर का प्रयोग किया और मिस्र को नील नदी का वरदान बताया। हेरोडोटस के अनुसार ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड जोग्राफिकली एंड ऑल ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। मतलब समस्त इतिहास का अध्ययन भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में तथा समस्त भूगोल का अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। उसके बाद आते हैं अपने प्लेटो। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। मतलब सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ये क्रमशः हैं, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे और इनकी पुस्तक थी द रिपब्लिक। इसमें इन्होंने निगमन पद्धति का प्रतिपादन किया, सामान्य से विशिष्ट की ओर। फिर बाद में आते हैं अपने अरस्तु। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। इन्होंने आगमन पद्धति का प्रतिपादन किया। अरस्तु को हम विश्व का पहला स्वउद्देश्यवादी मतलब ईश्वरवादी टेलियोलॉजिस्ट यानी धार्मिकवादी विचारक मानते हैं। इनकी पुस्तकें हैं ब्रह्मांड का वर्णन, ट्रीटाइज ऑन द हेवन, और उसके बाद है जलवायु विज्ञान, मेटेरोलॉजी। 2 पुस्तकें, ब्रह्मांड वर्णन और जलवायु विज्ञान, ट्रीटाइज ऑन द हेवन और मेटेरोलॉजी। उसके बाद आते हैं अपने थियोफ्रेट्स।
ये अरस्तु के शिष्य थे। विश्व में पहली बार वनस्पति या पादप व झाड़ियों का अध्ययन किया, अतः इन्हें फादर ऑफ प्लांटोग्राफी या वनस्पति भूगोल का पिता कहते हैं। उसके बाद आते हैं पीथियस, ये यूनानी विचारक थे। उसके बाद आते हैं अपने इरेटोस्थनीज, इनको विशेष ध्यान रखना। विश्व में प्रथम भूगोलवेता जिन्होंने ज्योग्राफी शब्द दिया, इनका समय था 276 ईसा पूर्व से 194 ईस्वी तक। प्रथम भूगोलवेता जिन्होंने ज्योग्राफी शब्द दिया। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिला है, जियो यानी पृथ्वी, ग्राफोज यानी वर्णन करना। ज्योग्राफी का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। पुस्तक थी इनकी ज्योग्राफिया, शब्द दिया इन्होंने ज्योग्राफी। पुस्तक थी इनकी ज्योग्राफिया, 2 खंडों में क्रमबद्ध भूगोल पर लिखी गई थी। प्रथम खंड में यूरोप महाद्वीप और द्वितीय खंड में एशिया और अफ्रीका का वर्णन था। भूगोल का पहला क्रमबद्ध ग्रंथ इन्होंने लिखा, इसलिए इनको क्रमबद्ध या व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। पहली बार इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि के मापन का प्रयास किया और इन्होंने लगभग बराबर माप ली थी। 25,000 मील बताई, जबकि वास्तविक परिधि 24,840 मील के पास है। इन्होंने 2 स्थान चुने, साइने और अलेक्जेंड्रिया, और इन्हीं के आधार पर इन्होंने गणना करके पृथ्वी की परिधि मापने का प्रयास किया, जो लगभग 86% शुद्ध थी। इरेटोस्थनीज को भूगणित का पिता भी कहते हैं। इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी को 5 कटिबंधों में बांटा। एक है उष्ण कटिबंध और उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिण गोलार्ध में 2 शीतोष्ण कटिबंध, और वापस उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिण गोलार्ध में 2 शीत कटिबंध। इरेटोस्थनीज ने इन्हें एक्यूमेन शब्द दिया, वास योग्य क्षेत्र का। उसको अक्षांश व देशांतर का सर्वप्रथम प्रयोग करने का प्रयास किया इन्होंने, लेकिन दोषपूर्ण था। इन्होंने 7 अक्षांश और 7 देशांतर बताए थे। प्रमुख याम्योत्तर देशांतर रेखा इन्होंने अलेक्जेंड्रिया या सिकंदरिया से गुजरना बताया। एक्यूमेन यानी ई से शुरू होता है, इक्यूमेन शब्द इन्होंने दिया था। उसके बाद आता है अपना हिपार्कस विश्व में पहली बार ज्ञात तारक सूची दी इन्होंने। वृत्त को 360 डिग्री में बांटा असीरियन गणित के आधार पर। यह गणितीय, भौतिक और क्षेत्रीय भूगोल के विशेष योगदान करता है। अस्तरलेब यानी एस्ट्रोलेब यंत्र का प्रयोग किया, जिससे अक्षांश व देशांतर का निर्धारण किया। हिपार्कस ने स्टीरियोग्राफिक यानी त्रिविम, ऑर्थोग्राफिक लंबकोणीय प्रक्षेप दिए इन्होंने 3D से 2D में प्रक्षेपण करने का प्रयास किया था। मानचित्र प्रक्षेपों की सर्वप्रथम संकल्पना भी इन्होंने ही दी थी, हिपार्कस ने। उसके बाद आते हैं अपने पोसिडोनियस। पुस्तक थी इनकी पोसिडोनियस द ओशियन। महासागरीय भागों की गहराई का मापन किया, महासागरों पर इन्होंने विशेष कार्य किया। पोसिडोनियस को समुद्र विज्ञान में भौतिक भूगोल का पिता कहा जाता है, और इन्होंने ज्वार के बारे में भी जानकारी दी। अब आते हैं अपने रोमन भूगोलवेता। रोमन भूगोलवेता में 5 भूगोलवेता ध्यान रखने आपको: स्ट्रेबो, प्लिनी, सोलिनस, क्लाडियस टोल्मी और पोम्पोनियस मेला। इसके बाद पहले देखते हैं स्ट्रेबो इनका समय था 63 ईस्वी से 63 ईसा पूर्व से 24 ईस्वी तक। स्ट्रेबो ने भूगोल को 4 शाखाओं में बांटकर अध्ययन किया। इन्होंने बताया भौतिक भूगोल, गणितीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल। विश्व में पहला निश्चयवादी या नियतिवादी विचारक था स्ट्रेबो। स्ट्रेबो ने भूगोल का अध्ययन प्रादेशिक दृष्टिकोण से किया। नील नदी के बाढ़ का चित्रात्मक वर्णन किया इन्होंने। प्रथम ग्रंथ लिखा इन्होंने हिस्टोरिकल मेमोरीज। स्ट्रेबो ने प्रथम ग्रंथ लिखा हिस्टोरिकल मेमोरीज, ऐतिहासिक स्मृतियाँ। ज्योग्राफिका ये भूगोल का विश्वकोश है जो 17 खंडों में लिखा गया। 1-2 खंड में भूगोल के सामान्य नियम, 3 से 10 खंड में यूरोप महाद्वीप का वर्णन किया, 11 से 16 खंड में एशिया महाद्वीप का वर्णन किया, 15वें खंड में भारत का वर्णन किया, 17वें खंड में अफ्रीका का वर्णन किया। ज्योग्राफी का इन्होंने ग्रंथ लिखा 17 खंडों में। पहला व दूसरा खंड में भूगोल के सामान्य नियम दिए, 3 से 10वें तक यूरोप महाद्वीप का वर्णन किया, 11 से 16 तक एशिया महाद्वीप का वर्णन किया। इसी के अंदर 15वें खंड में भारत का वर्णन किया और 17वां खंड में
अफ्रीका का वर्णन किया। देखिए यूरोप के लिए इन्होंने 3रे से 10वें तक, और उसके बाद एशिया के लिए केवल 11 से 16 तक, और पूरे अफ्रीका को 17वें खंड में समेट दिया। और इन्होंने शब्द दिया ओक्यूमेन, स्ट्रेबो ओ ओक्यूमेन, और उधर इरेटोस्थनीज ई इक्यूमेन यानी एक्यूमेन शब्द दिए। उसके बाद आते हैं प्लिनी। प्लिनी की पुस्तक है प्राकृतिक इतिहास, हिस्टोरिया नेचुरलिस, और प्लिनी ने विसुवियस ज्वालामुखी का अध्ययन किया। इसी के नाम पर उनको उस ज्वालामुखी का नाम है प्लिनियन ज्वालामुखी। उसके बाद आते हैं सोलिनस। सोलिनस की पुस्तक है अद्भुत या आश्चर्यजनक पदार्थों का संग्रह, सोलिनस। उसके बाद आते हैं क्लाडियस टोल्मी। टोल्मी का मीनिंग शुरू होता है PTOLEMY, पटोलमी बोलते हैं टोल्मी। उनका समय था 90 ईस्वी से 168 ईस्वी तक। शंक्वाकार प्रक्षेप दिए। टोल्मी को मानचित्र कला का पिता कहा जाता है, क्योंकि मानचित्र कला में इन्होंने अच्छे मतलब प्रयास किए थे। आधुनिक मानचित्र कला वैसे हेनरिच बेरन को मानते हैं आधुनिक मानचित्र कला का पिता, लेकिन टोल्मी ने मानचित्र कला पर विशेष कार्य किया, इसलिए मानचित्र कला का पिता कहते हैं। टोल्मी ने पहली बार कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक की जानकारी दी। निर्देशांक क्या होते हैं? तो अक्षांश व देशांतर रेखाएं जहां आपस में दोनों मिलती हैं उसे कोऑर्डिनेट के या निर्देशांक कहा जाता है। टेरा इनकॉग्निटा की संकल्पना दी। टेरा इनकॉग्निटा ये एक अनजान या अज्ञात भूमि है। टोल्मी की पुस्तकें हैं अनेलिमा। अनेलिमा पुस्तक है नक्षत्र विज्ञान पर। उसके बाद मुख्य पुस्तक है जोग्राफिया सिंटेसिस। जोग्राफिया सिंटेसिस गाइड टू ज्योग्राफी, मानचित्र कला पर आधारित थी। 8 खंडों में भौगोलिक वर्णन किया इन्होंने। उसके बाद पुस्तक है भूगोल की रूपरेखा। इसमें अक्षांश व देशांतर रेखाओं के निर्धारण के बारे में बताया गया। प्रमुख याम्योत्तर कैनरी द्वीपों से गुजरती बताया, और उधर इरेटोस्थनीज ने अलेक्जेंड्रिया से गुजारी थी। उसके बाद पुस्तक आती अल्माजेस्ट। इसको कहीं कहीं अल्मा गेस्ट भी लिखा है। ये विशेष ध्यान रखनी है, ये गणितीय व खगोल विज्ञान पर आधारित थी। इसमें खगोलीय पिंडों की गति के बारे में भी बताया गया। उसके बाद आती है ग्रहीय संकल्पना। इसमें पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में मानना था। और इसके बाद आती है गाइड टू ज्योग्राफी। ये गाइड टू ज्योग्राफी ऊपर आ गई थी जोग्राफिया सिंटेसिस से। टोल्मी को साहित्य चोर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इधर उधर की बातें अपने साहित्यों में लिखी थी। उसके बाद अल इदरिसी, इन्होंने टोल्मी के कार्यों में व्यापक सुधार किए। ये ओल्ड क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिख दिया अल इदरिसी। उसके बाद आते हैं पोम्पोनियस मेला। एक पुस्तक लिखी जिसका प्रथम खंड कॉस्मोग्राफी था और द्वितीय खंड डिकोरोग्राफिया था। मतलब प्रथम खंड तो कॉस्मोग्राफी और द्वितीय खंड डिकोरोग्राफिया। इसमें पृथ्वी को 5 भागों में बांटा। उसके बाद आते हैं अपने प्रमुख आधुनिक भूगोलवेता। प्रमुख आधुनिक भूगोलवेताओं का एक बार हम क्रम देख लेते हैं। आधुनिक भौगोलिक विचारधारा की आधारशिला रखी थी हेटनर व रिच्टहोफन ने। इनका सामान्य अगर हम कालक्रम देखें तो शास्त्रीय भूगोल था, उसके बाद पर्यावरणीय निर्धारणवाद था, निश्चयवाद, और उसके बाद थे आधुनिक। शास्त्रीय में कौन थे? कांट, हम्बोल्ट, रिटर। पर्यावरण में कौन थे? रिच रेट ब्लास हेट। रिच रेट ब्लास हेट मतलब रिच्टहोफन, रेटजेल, ब्लास, हेटनर। उसके बाद आधुनिक में हंटिंगटन, बोमेन, शावर, सैम्पल, हार्टसोन। हंटिंगटन, बोमेन, शावर, सैम्पल, हार्टसोन ये सभी अमेरिका से थे। और उसके बाद रिच रेट, रेटजेल और रिच्टहोफन जर्मनी से, ब्लास फ्रांस से, हेटनर जर्मनी से, कांट, हम्बोल्ट, रिटर ये सभी जर्मनी से। मतलब फ्रांस से केवल एक ही व्यक्ति था ब्लास, और उसके बाद पहले वाले जितने भी थे वो जर्मनी से थे। प्रमुख आधुनिक भूगोलवेताओं में पहला भूगोलवेता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। हम्बोल्ट अज्ञेयवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोणवादी विचारक थे, जर्मनी के थे। इनका समय था 1769 से 1859। भूगोल के अध्ययन में क्रमबद्ध उपागम, विषय वस्तु उपागम या व्यवस्थित उपागम, सिस्टमेटिक अप्रोच का उपयोग किया, अतः इन्हें क्रमबद्ध उपागम का जनक कहा जाता है। आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल के पिता भी कहे जाते हैं, क्योंकि क्रमबद्ध भूगोल के पिता उधर इरेटोस्थनीज हो गए थे, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सिस्टमेटिक रूप से ज्योग्राफी लिखी थी, तो उनको क्रमबद्ध भूगोल का पिता कहे गए, और इनको आधुनिक भूगोल क्रमबद्ध भूगोल के पिता कहते हैं।
अध्ययन में इन्होंने आगमन पद्धति व तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। निश्चयवाद या नियतिवाद के पोषक रहे, यानी ये पर्यावरणवादी थे। प्रकृति को केंद्र में मानकर मानव का अध्ययन किया था। सृष्टि रचना शब्द का प्रयोग किया, जिसमें यूरेनोग्राफी व ज्योग्राफी का अध्ययन किया जाता है। सृष्टि रचना, इसी को हम कहते हैं कॉस्मोग्राफी। विश्व रचना, इसको यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी। यूरेनोग्राफी तो ब्रह्मांड का वर्णन, और ज्योग्राफी दो भागों में बांटा। विश्व में पहली बार हिमवरित परमोफ्रोस्ट यानी तुषार भूमि शब्द का प्रयोग साइबेरिया रूस क्षेत्र के वर्णन के आधार पर किया। महाद्वीपीयता का प्रयोग साइबेरिया के लिए किया। पनामा नहर का सुझाव सर्वप्रथम इन्होंने दिया। पेरू की ठंडी जलधारा की खोज की, जिसे हम्बोल्ट की धारा भी कहा जाता है। पहली बार समताप रेखाओं आइसोथर्म के आधार पर मानचित्र बनाया। अमेजन व ओरिनिको नदी के उद्गम स्थानों को खोजा। वेलेंसिया झील के सिकुड़ने का कारण वनों को काटा जाना बताया। चिम्बेरोजी चोटी पर बताया कि ऊंचाई के साथ वायुदाब में कमी आती है, अतः उच्च दाब व जलवायु में संबंध बताया। चिम्बेरोजी चोटी इक्वेडोर में है, एंडीज पर्वत श्रृंखला में। हेम्बोल्ट का कथन था, विश्व की सभी प्रजातियां समान है, न तो कोई विशिष्ट है न कोई सामान्य है। तो इन्होंने क्या क्या कार्य किया, तो परमोफ्रोस्ट शब्द दिया, महाद्वीपीयता का प्रयोग साइबेरिया के लिए किया, पनामा नहर का सुझाव दिया, पेरू की धारा ठंडी जलधारा की खोज की, समताप रेखाओं को के आधार पर मानचित्र बनाया, अमेजन और ओरेनिको नदी का उद्गम बताया, वेलेंसिया झील का सिकुड़ने का कारण वनों को काटा जाना बताया, और चिम्बेरोजो ज्वालामुखी पर्वत की खोज की, और उसी के आधार पर उच्च दाब और जलवायु में संबंध बताया, उच्चावच और जलवायु में संबंध बताया। हम्बोल्ट के ग्रंथ है राइनलैंड बेसाल्ट पर एक शोध पत्र। उसके बाद मेक्सिको व क्यूबा का प्रादेशिक भूगोल। मध्य एशिया, इसको 2 खंडों में लिखा, प्रकृति दिग्दर्शन। और उसके बाद आता है दक्षिण अमेरिका की आदिम जनजातियों का वर्णन, और इनका मुख्य ग्रंथ आता है कॉस्मोग्राफी इन्होंने शब्द दिया था सृष्टि रचना से संबंधित, और कॉस्मोस इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जो 5 खंडों में था। प्रथम खंड 1845, द्वितीय 1847, तृतीय 1850, चतुर्थ 1859 में, और पंचम खंड इनकी मृत्यु के बाद 1862 में प्रकाशित हुआ। कॉस्मोस का अंतिम खंड इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। हम्बोल्ट एक साहसी भूगोलवेता थे और ये यात्रा में विश्वास करते थे, और इन्होंने एक शब्द दिया जियो अग्निया, जो रिटर के अर्धगुंडे के समान ही था। अर्धगुंडे जो पृथ्वी का विज्ञान से संबंधित मानते हैं, उसी के समान था जियो अग्निया। उसके बाद आता है कार्ल रिटर। हम्बोल्ट और कार्ल रिटर दोनों ही एक ही काल से थे, जर्मन भूगोलवेता थे। विविधता में एकता की अवधारणा दी थी कार्ल रिटर ने। भूगोल में प्रादेशिक उपागम का विकास किया। इनका समय 1779 से 1859। मृत्यु का वर्ष अलेक्जेंडर हम्बोल्ट और रिटर का एक ही था। जन्म का वर्ष में 10 साल का अंतर था, अतः आधुनिक प्रादेशिक भूगोल के पिता कहे जाते हैं, क्योंकि प्रादेशिक उपागम का विकास किया था। उसके बाद रिटर ने भूगोल के अध्ययन में निगमन पद्धति अपनाई थी, तुलनात्मक अध्ययन का दृष्टिकोण अपनाया था, मानव को केंद्र में रखकर भूगोल का अध्ययन किया, और हम्बोल्ट ने प्रकृति को केंद्र में रखकर मानव का अध्ययन किया। निश्चयवादी या नियतिवादी के पोषक रहे। 1807 में रिटर हम्बोल्ट से मिले। 1820 में बर्लिन भूगोल सोसाइटी की स्थापना की। ये आराम चेयर भूगोलवेता थे, आराम कुर्सी भूगोलवेता थे। लांडेर कुंडे प्रादेशिक प्रदेश शब्द का प्रयोग किया। रिटर ईश्वरवादी, धार्मिकवादी, स्वउद्देश्यवादी, टेलियोलॉजिस्ट भूगोलवेता के रूप में जाने जाते हैं। विश्व के प्रथम ईश्वरवादी विचारक अरस्तु थे। पुस्तक लिखी इन्होंने अर्धगुंडे, 19 खंडों में लिखी गई, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विज्ञान। रिचर्ड हार्टसॉन कह रहा है कि कार्ल रिटर जितना व्यवस्थित भूगोल का विद्यार्थी
कोई नहीं हुआ, क्योंकि ये तो आराम चेयर भूगोलवेता थे, तो आराम से देख देख कर चीज़ों को लिखी, तो ये व्यवस्थित भूगोलवेता हो गए। उसके बाद आते हैं हम्बोल्ट व रिटर की हम तुलना करें तो समानताएं भी हैं इसमें कि दोनों जर्मन भूगोलवेता थे, दोनों निश्चयवादी विचारक थे, दोनों ने भूगोल में के अध्ययन में तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन पद्धति अलग अलग अपनाई थी, लेकिन अध्ययन का दृष्टिकोण तुलनात्मक रहा। दोनों का मृत्यु का वर्ष एक ही था, 1859, और दोनों ने अनुभविक विधियों का प्रयोग किया। हम्बोल्ट क्रमबद्ध और रिटर प्रादेशिक। हम्बोल्ट आगमन पद्धति को अपनाता है, रिटर निगमन को। हम्बोल्ट प्रकृति को केंद्र में मानकर अध्ययन करता है, ये मानव को केंद्र में मानकर। हम्बोल्ट अज्ञेयवादी यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास करते थे, और रिटर ईश्वरवादी, ये एक जगह बैठे रहते थे, भगवान की भक्ति की तरह मतलब पुस्तकें लिखते थे। हम्बोल्ट साहसी यात्री भूगोलवेता के रूप में जाने गए, और ये आरामचेयर भूगोलवेता के रूप में। हम्बोल्ट आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल के पिता कहे जाते हैं, और ये आधुनिक प्रादेशिक भूगोल के पिता कहे जाते हैं। शिक्षा, हम्बोल्ट की शिक्षा प्राकृतिक विज्ञान में हुई, और रिटर की इतिहास व दर्शन शास्त्र में हुई। दर्शन शास्त्र में हुई इसीलिए ये ईश्वरवादी व धार्मिक दृष्टिकोण से संबंधित है। हम्बोल्ट व रिटर दोनों को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। उसके बाद आते हैं हम फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल का समय 1844 से 1904, जर्मन भूगोलवेता, निश्चयवाद के जनक कहे जाते हैं। इनका एक कथन है, समान पर्यावरणीय परिस्थितियां समान मानव जीवन को प्रेरित करती है। रेडजेल स्पेंसर के सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट उत्तरजीविता के सिद्धांत से विशेष प्रेरित थे। ये स्पेंसर वही है जो सामाजिक डार्विनवाद शब्द दिया था। डार्विनवाद तो डार्विन ने दिया, स्पेंसर ने सामाजिक डार्विनवाद, और रेडजेल ने भूगोल में डार्विनवाद का मतलब संकल्पना दी। और रेडजेल निश्चयवादी थे, संभववाद ब्लांसिस, और उसके बाद वैज्ञानिक निश्चयवाद टेलर। और एक शब्द हम देखें तो लैंडशाफ्ट शब्द जर्मनी का है वैसे तो, इसका सर्वप्रथम प्रयोग रिटर ने किया, बाद में रिस्टहोफेन ने किया, और अमेरिका में इसकी व्याख्या कार्लो सावर ने लैंडस्केप के रूप में की, और रिचर्ड हार्टसॉन ने इसकी विस्तृत व्याख्या की। अब आते हैं हम वापस रेडजेल पे। रेडजेल डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से विशेष प्रेरित थे। पुस्तकें लिखी इन्होंने एंथ्रोपोजोग्राफी मानव का विज्ञान 3 खंडों में लिखी। इसमें मानव भूगोल की परिभाषा दी। आधुनिक मानव भूगोल के पिता भी कहे जाते हैं। दूसरी पुस्तक चीनियों का प्रवास, पहली एंथ्रोपोजोग्राफी, दूसरी चीनियों का प्रवास, तीसरी है वोल्कोर कुंडे, मानव की प्रजातियों के बारे में वर्णन किया। उसके बाद उत्तर अमेरिका का राजनीतिक भूगोल लिखा, और उसके बाद राजनीतिक भूगोल, 2 पुस्तकें हो गई, उत्तर अमेरिका का राजनीतिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल 1897 में लिखी, इसीलिए इनको मानव भूगोल का पिता या आधुनिक मानव भूगोल के पिता भी कहे जाते हैं, राजनीतिक भूगोल के पिता भी कहे जाते हैं। इस पुस्तक में राज्य का विकास एक जीव की तरह बताया, जिसके विकास के लिए विस्तार जरूरी है, जो अपने पड़ोसी कमजोर राष्ट्र की कीमत पर ही हो सकता है। इसके लिए लेबेनश्रम शब्द का प्रयोग किया, जो वास योग्य, ये लिविंग स्पेस से संबंधित है। इस विचारधारा को 1930 ईस्वी में जर्मनी में अपनाया गया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की स्थितियां उत्पन्न हो गई थी। अन्य पुस्तक है भूमध्य सागर तट के जीव, और जर्मनी ड्यूसलैंड्स, और पृथ्वी एवं जीवन। रेडजेल ने मानव विकास की 6 अवस्थाएं बताई, जो क्रमशः है कृषि विकास के आधार पर, जैसे आदिम कृषि अवस्था, खुरपा कृषि अवस्था, आधुनिक कृषि अवस्था, आदिम, खुरपा, आधुनिक। उसके बाद मिश्रित कृषि अवस्था, अमिश्रित कृषि अवस्था, अमिश्रित कोई पशुचारण कृषि अवस्था कहते हैं, और लास्ट आता है बागवानी कृषि अवस्था। रेडजेल के समकालीन और इनके कट्टर विरोधी थे ब्लास, जो फ्रांस से थे। तो हम अब देखते हैं पाल विडाल डे लाब्लांस। इनका समय था 1845 से 1918 तक। फ्रांसीसी भूगोलवेता थे, संभववाद विचारधारा के जनक कहे जाते हैं, क्योंकि संभववाद शब्द तो लुसियन फेब्रे ने दिया था, लेकिन इस विचारधारा की संकल्पना ब्लास ने दी। ब्लास के अनुसार नेचर नो मोर देन एडवाइजर,
प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है। ब्लास ने छाट व क्रिया का नियम दिया, पार्थिव संपूर्णता की संकल्पना दी, जेनरे डे विया की संकल्पना दी जो जीवन जीने की विशिष्ट पद्धति थी, स्पेशल लाइफ थी जेनरे डे विया। पेज की संकल्पना दी, मतलब 3 संकल्पना हो गई, पार्थिव एक संपूर्णता की संकल्पना, जेनरे डे विया की संकल्पना, पेज। पेज माइक्रो रीजन है, ये एक लघु प्रदेश है जो फ्रांस के औद्योगिकीकरण के प्रभाव से अछूते ग्रामीण क्षेत्र के लघु प्रदेश जिसमें मानव जीवन की विशिष्ट पद्धति अपनाई गई, जेनरे डे विया है। ब्लास को फ्रांस में भूगोल के देवता के रूप में पूजा जाता है। भूगोल से संबंधित इन्होंने पुस्तकें लिखी जैसे मानव भूगोल के सिद्धांत, इसमें ही मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र व परिभाषा का वर्णन किया। ये ब्लास की मृत्यु के बाद दामार डी मार्टोनी ने 1921 में प्रकाशित की थी। पुस्तक है मानव भूगोल के सिद्धांत। दूसरी है ज्योग्राफी यूनिवर्सल, विश्व का प्रादेशिक भूगोल का वर्णन किया। यूरोप में राष्ट्र व राज्य, और उसके बाद है एनाल्स दे ज्योग्राफी, वार्षिक ग्रंथमाला है ये। यूरोप की मानचित्रावली, और उसके बाद एजेंट, और लास्ट है फ्रांस का भूगोल। ये इस प्रकार इन्होंने 6-7 पुस्तकें लिखी। भूगोल को प्राकृतिक व मानव विज्ञान दोनों में ही स्थान देने हेतु 6 सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया था, और भारत की प्रथम जनगणना 1872 पर आधारित भौगोलिक लेख भी लिखा था। ये है ब्लास। उसके बाद अपन आते हैं अमेरिकी भूगोलवेताओं में। एल्सवर्थ हटिंगटन। अमेरिकी भूगोलवेताओं में 6 भूगोलवेता आपको ध्यान रखने हैं, हटिंगटन, बोमन, सावर, सैम्पल, हार्टसॉन। हटिंगटन, बोमेन, सावर, सैम्पल, हार्टसॉन, इनमें से 3 को हमें यहाँ पढ़ना है। एल्सवर्थ हटिंगटन अमेरिकी भूगोलवेता हैं। प्रारंभ में ये निश्चयवादी विचारधारा को मानते थे, लेकिन बाद में नवनिश्चयवाद के पोषक बन गए। इनकी पुस्तक है सभ्यता एवं जलवायु 1915 में। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, इस पुस्तक में सभ्यताओं के विकास पर जलवायु का प्रभाव बताया तथा प्राचीन सभ्यताओं का विकास उष्ण कटिबंध क्षेत्र 21 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा द्वारा निर्धारित किया गया। अगली पुस्तक लिखी एशिया की नाड़ी या एशिया का स्पंदन, या इसी को हम कहते हैं पल्स ऑफ एशिया 1907 में। सभ्यता के मुख्य स्रोत, मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन। अगली मानव प्रजातियों के चरित्र, और एक और है मानव भूगोल के सिद्धांत। एक अन्य पुस्तक है मानव आवास। इस प्रकार इन्होंने भी 4-5 पुस्तकें लिखी, जैसे सभ्यता एवं जलवायु, इसके बाद पल्स ऑफ एशिया, सभ्यता के मुख्य स्रोत, मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन, मानव प्रजातियों के चरित्र, मानव भूगोल के सिद्धांत, मानव आवास। हटिंगटन ने मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र पर विशेष कार्य किया। इसे 2 भागों में बांटा, भौतिक दशाएं और मानवीय प्रतिक्रियाएं। उसके बाद आता है अपने कार्ल ऑस्कर सावर। इनका समय 1889 से 1975 तक अमेरिकी भूगोलवेता थे। बर्कले स्कूल से संबंधित है। ये कोई क्वेश्चन आया हुआ तो लिख दिया बर्कले स्कूल, मतलब सावर बर्कले स्कूल। प्रारंभ में संभववादी विचारक थे, उसके बाद ये नव निश्चयवाद के पोषक बन गए। उधर एल्सवर्थ हटिंगटन निश्चयवाद के थे, बाद में नव निश्चयवाद के बन गए। प्रकृति के व्यावसायिक दोहन के घोर विरोधी थे। सावर प्रकृति के दोहन के व्यावसायिक दोहन के घोर विरोधी थे। सांस्कृतिक भूगोल पर इन्होंने विशेष कार्य किया, और जब बहुत सारे सांस्कृतिक, जैसे सांस्कृतिक दृश्यभूमि की संकल्पना दी, सांस्कृतिक हृदय की संकल्पना दी। तो इनकी पुस्तकें हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप 1925 में लिखी, भूदृश्य आकारिकी या दृश्य भूमि स्वरूप। इसी में उन्होंने ये जो शब्द दिया लैंडस्केप, ये जर्मन शब्द लैंडस्काफ्ट की व्याख्या इंग्लिश में थी लैंडस्केप में। अगली पुस्तक है कृषि विकास एवं विसरण। अगली है स्थल एवं जीवन, सांस्कृतिक भूगोल, ये सांस्कृतिक भूगोल पुस्तक है। और एक लिखी इन्होंने औजार्क की उच्च भूमि, और इन्होंने मेक्सिको के रेड इंडियन सीमांत बस्ती का भी अध्ययन किया। सांस्कृतिक दृश्यभूमि की संकल्पना दी, सांस्कृतिक हृदय की संकल्पना दी, और क्षेत्रीय विभिन्नता, ये शब्द आपको ध्यान रखना, क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द दिया इन्होंने 1925 में सर्वप्रथम। और इनका कथन है इतिहास कब की व्याख्या करता है तथा भूगोल कहाँ की व्याख्या करता है, ये इनका प्रसिद्ध कथन है। उसके बाद आता है अपना रिचर्ड हार्टसॉन। ये अमेरिकी भूगोलवेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध एवं उसके बाद के समय
के विश्व के सबसे प्रमुख भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूरोप महाद्वीप में सीमाओं पर विशेष कार्य किया तथा विभिन्न देशों के सीमा विवादों को भी सुलझाया। क्षेत्रीय विभिन्नता जो कार्ल सावर ने शब्द दिया था, उस संकल्पना का इन्होंने विकास किया। पुस्तकें लिखी इन्होंने नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1939 में, और इसी को भूगोल की गीता या बाइबिल कहते हैं। 12 संस्करणों में जारी हुई थी। लास्ट तक भूगोल एक संश्लेषित विज्ञान के रूप में बताया गया था, नेचर ऑफ ज्योग्राफी। उसके बाद अगली पुस्तक जो संशोधित रूप थी, पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी, जो 1959 में 20 साल बाद इसी में भूगोल की सर्वमान्य परिभाषा थी। भूगोल के लिए कुछ करके दिखाया जा सकता है, बातें करने से कुछ नहीं होता। और एक पुस्तक इनकी थी, एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी री एग्जामिन्ड। हार्टसॉन ने सीमाओं का वर्गीकरण आनुवंशिक आधार पर किया था। सीमाओं पर वर्गीकरण एक विद्वान ने भी किया था, वो आपको ध्यान रखना है। हार्टसॉन ने भूगोल के अध्ययन के लिए 3 बातें बताई। भूगोल क्या है, भूगोल का उद्देश्य क्या है, और इसका अध्ययन कैसे किया जाना चाहिए। और अन्य बातें हैं जैसे भूतल शब्द, लैंडस्केप व लैंडस्केपन की विस्तृत व्याख्या की। भूगोल कुछ मामलों में नोमोथेटिक बताया तो कुछ मामलों में इडियोग्राफिक है। इनकी पुस्तक जैसे नेचर ऑफ ज्योग्राफी को भूगोल के सैद्धांतिक लेख के रूप में देखा जा सकता है। लोकेशन एज ए फैक्टर इन ज्योग्राफी, ये शब्द इन्हीं से संबंधित हैं। धन्यवाद।